नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और पहचान एडुट्यूब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जो करंट के टॉपिक है उन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास है नागरिकता को लेकर के। इसके अलावा एनआरसी और सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे, लेकिन उसका पार्ट 2 लाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो क्या है, अभी हम पहले नागरिकता को समझ लेते हैं और नागरिकता से संबंधित जो भी अधिनियम बनाए गए हैं, जो प्रावधान है, उन्हें समझते हैं। और उसके बाद में हमें एनआरसी भी समझ में आएगी और सीएए भी समझ में आएगा, जो कि हमारा करंट का मुद्दा बना है। इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि सीए एनआरसी से अब जो नेक्स्ट एग्जाम्स होने वाली है वहां पर पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो इस वजह से क्या है, इसे हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो पर और फोकस करते हैं बोर्ड पर। और ध्यान से आप लोगों को पूरी क्लास को देखना है और सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ये कुछ डाटाज हैं, कुछ न्यूज हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये ऑलरेडी इसलिए लिखी है ताकि एक वीडियो है बिल्कुल शॉर्ट वीडियो बने। और शॉर्ट वीडियो इसलिए क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, जिसमें आपको एनआरसी और सीएए है वो मैं काफी डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो अभी आपको सिर्फ एक चीज फोकस करनी है, हमें समझना है कि नागरिकता क्या है। ओनली डिस्कशन जो हमें डिस्कस करना है वो करना है नागरिकता को लेकर के, कि नागरिकता है क्या चीज। ठीक है, तो नागरिकता ये काफी बड़ा टाइम से मुद्दा चल रहा था। तो अभी हम समझते हैं कि नागरिकता भारत के संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार किस तरह से हमारे देश के हम लोगों को या देश के नागरिकों को जो नागरिकता जो एक प्रूफ प्रदान किया जाता है वो किन चीजों के बेसिस पे ये चीज दिया जाता है, किन चीजों के बिहाफ पे दिया जाता है, तो उसे समझना है। बात करते हैं जो मेनली इसका फ्रेमली डाटा है। फ्रेमली डाटा का मतलब है कि संविधान में इसे कहां कैसे लिखा गया है। नागरिकता को भारतीय संविधान के भाग 2 में लिखा गया है। किसमें? भाग 2 की बात की गई है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिलता है, ये अच्छी तरह से याद रखना। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये रही इसके ढांचागत बात वाली बात। इसके अलावा जो मेन चीज है कि इस पे क्या है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। अमेरिका वाला जो क्वेश्चन है वो हमें कंफ्यूज करता है कई बार। अच्छी तरह से ध्यान से सुन लेना कि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो एक एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। कहने का मतलब यूनाइटेड स्टेट की एक अलग नागरिकता का प्रावधान है और जो स्टेट्स हैं उनकी अलग नागरिकता है। जबकि भारत में आप चाहे किसी भी राज्य के निवासी हो तो आपकी नागरिकता एकमात्र इंडिया की है, यानी इंडिया के आधार पर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत की ही नागरिकता दी जाएगी आपको। ऐसे नहीं है कि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आप राजस्थान के ही नागरिक कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारे देश में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। इस बात को आपको माइंड ऑन करना है। हमने इसकी ढांचे की बात की कि नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 में वर्णित है और भाग 2 में दिया गया है। इसके अलावा भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस चीज को माइंड करना है आपको। एकल नागरिकता, दोहरी नहीं है, ये स्पेशली फोकस करना। आगे बात करते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो सबसे पहले नागरिकता को लेकर के जब भारतीय में संविधान बना तो संविधान बनने के बाद में फिर भारतीय नागरिकों के लिए कुछ कानून लेकर आने थे। तो कानून लेकर आने के क्रम में भारतीय नागरिकता से संबंधित एक अधिनियम आया 1955 में, 1955 में, जिसमें इस बात को कहा गया कि किन चीजों के बिहाफ पर, किन चीजों के बेसिस पर हमारे भारत के नागरिकों को नागरिकता दी जानी चाहिए। तो ठीक है, तो वो कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो आप भली भांति उनसे परिचित भी हैं और जो ध्यान में उनको सिर्फ माइंड करना जरूरी है। अदरवाइज कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है, बिल्कुल आसान ही, यानी हमारी जो ओवन लैंग्वेज है उसमें अगर समझोगे तो समझ में आएगा बिल्कुल। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इस बात को बोलता है कि आपको इन चीजों के आधार पर, किन चीजों के आधार पर?
इन चीजों के आधार पर, इन 5 चीजों के आधार पर आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी भारत में। ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की हम बात कर रहे हैं। बाद में इसमें कई सारे संशोधन अधिनियम भी बाद में लाए गए, जो चेंजेस भी किए गए, उन सभी से रूबरू होंगे हम। अभी बात करते हैं कि वो कौन से 5 रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। पहली बात तो है कि जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म भारत में होता है 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी जब भारतीय संविधान जब से बना है, तो भारतीय संविधान बना है उस टाइम पीरियड पर और उसके बाद में, यानी 26 जनवरी 1950 या फिर उसके पश्चात यदि किसी बच्चे का या किसी व्यक्ति का भारत में जन्म हो रहा है, तो वो भारत का स्वतः ही नागरिक कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो भारत का नागरिक कहलाएगा। क्योंकि इसके अलावा उसके यदि मान लो उसके माता पिता हैं, तो माता पिता भी भारतीय नागरिक हैं, तो उस श्रेणी में उसको क्या है, जन्म के आधार पर उससे स्वतः ही नागरिकता प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, इसके अंदर भी आपको जन्म से में भी एक अपवाद भी दे दिया जा सकता है। कई बार कई एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इसमें अपवाद के तौर पर आप एक चीज पढ़ सकते हैं, जैसे आप लोग सुनते हैं एम्बेसडर यानी राजनयिक, जो विदेश में होते हैं, यानी भारतीय एक व्यक्ति होता है जो कि विदेश के अंदर रहने वाले नागरिकों से संबंधित या विदेश में जो होने वाले कामकाज है, व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे देश को लेकर के वहां अरेंजमेंट करना होता है, वो सब राजनयिक करता है, एम्बेसडर करता है। तो वो जो राजनयिक है वो विदेश में रहता है, तो उसके बच्चों को उसके बच्चे हैं या फिर विदेशियों के जो बच्चे हैं, विदेशी राजनयिक भी हमारे देश में हैं, हर कंट्री का है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर उसके बच्चे हैं तो वो एक अपवाद के तौर पर माने जाएंगे। अगर वो बच्चे यहां जन्म लेते हैं तो उन्हें उनको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा मान लो कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो कि 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत में जन्म ले रहा है, तो इसका मतलब वह स्वतः ही भारत का नागरिक कहलाएगा। दूसरी बात करें हम वंश परंपरा की, तो वंश परंपरा भी वही डेफिनेशन है। कहने का मतलब है कि 26 जनवरी 1950 के समय यदि माता पिता में से कोई भी एक आदमी भारत का नागरिक है, तो उसका मतलब है कि वो उस बच्चे को क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि आपके माता पिता 26 जनवरी 1950 के टाइम पर भारत के नागरिक, दोनों में से एक के पास भारत की नागरिकता का भारत का नागरिक वो रहा था, या से वंश परंपरा के आधार पर, उसके वंश के आधार पर, यानी कहीं ना कहीं उसका कोई संबंध है भारतीयता से, तो इसका मतलब है कि वो भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि उसके माता पिता से भी टर्म्स हैं, यहाँ भारतीय नागरिक से संबंध है, यानी भारतीय किसी भी वंश या परंपरा से वो संबंधित है, या कहने का मतलब उसके माता पिता में से कोई एक आदमी भारत का नागरिक है, तो वो बच्चा क्या है, वंश परंपरा के आधार पर वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये 2 प्रावधान हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा वंश परंपरा में क्या है कि 26 जनवरी 1950 को ये बात बोली गई थी कि माता पिता में से यदि कोई भी एक व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो इसका मतलब है कि वो क्या माना जाएगा, वो जो बच्चा है या जो व्यक्ति है वो भी क्या, भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन 1992 में 1992 में एक नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिस नागरिकता संशोधन अधिनियम में ये बात बोली गई थी कि केवल माता के आधार पर भी आपको नागरिकता दी जा सकती है। तो ये माता के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान 1992 में किया गया था, वंश परंपरा में इंक्लूड किया गया है। बात करें तीसरी पोजीशन की, तो देशीयकरण के द्वारा भी आपको नागरिकता दी जा सकती है। यदि मान लो आप भारत में रह रहे हैं और आपके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, या फिर कहने का मतलब है कि जैसे देशीयकरण किया गया है किसी स्थान का, तो उसको भी लेकर के वहां पर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है देशीयकरण का, तो उस प्रमाण पत्र के तहत भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 4th ऑप्शन है पंजीकरण के द्वारा, यानी आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करवा करके भी अपना नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहले ये प्रोसेस था जब हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 सामने आया था, तो उस टाइम पर यह कहा गया था कि जो 6 माह पहले से यदि कोई आदमी 6 माह से कंटिन्यू भारत में निवास कर रहा है, वो विदेशी हो या कुछ भी हो, तो वो अगर मान लो 6 महीने से रह रहा है, तो इसका मतलब वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन करवा करके नागरिकता ले सकता है। ठीक है, ये तो था पहले जो 1955 का अधिनियम है ना, इसके तहत तो ये बात कही गई थी, लेकिन अभी इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, वो मैं आपको चर्चा में बता दूंगा। अभी हम मान के चल रहे हैं 6 महीने का टाइम पीरियड। ठीक है,
इसके अलावा अविभाज्य भारत में से बाहर कोई भी किसी भी देश में अगर आदमी निवास कर रहा है और वो भारत का उसका किसी भी तरह से मूल रूप से कहीं भी संबंध है, तो इसका मतलब वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना दोबारा से मतलब प्रमाण पत्र वगैरह एप्लीकेशन आवेदन करके अपनी नागरिकता को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा वो स्त्रियां जो कि भारतीय नागरिक से शादी करेंगी, यानी विवाह करके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा करके या भविष्य में करने वाली हैं, तो ऐसी मतलब ऐसी स्त्रियां भी भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रमंडलीय देश हैं उनके जो बच्चे हैं या उनके नागरिक हैं जो भारत में रह रहे हैं या बहुत काफी लंबे टाइम से भारतीय सेवाओं में नौकरी भी कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए भी नागरिकता का प्रावधान है, बशर्ते रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पांचवें ऑप्शन की बात करते हैं, भूमि विस्तार द्वारा। भूमि विस्तार के द्वारा का मतलब है कि जैसे आपने माना कि जैसे हमारा भारत है, अब कल पे क्या होता है कि कल के दिन मतलब ये हो जाता है कि भारत की जो सीमा रेखा है या भारत की बॉर्डर है या भारत कहीं किसी भूमि पर स्थानांतरण करता है या भारत कोई भी भूमि भारत के अंडर में आती है किसी भी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो उस क्षेत्र में जो निवास कर रही जनसंख्या है, तो वो जनसंख्या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, भारत के नागरिक की मतलब वो भारत के नागरिकता के अधिकारी हो जाएंगे। कहने का मतलब उनको नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी। यदि मान लो भारत की बॉर्डर का भूमि विस्तार हो जाता है, तो उस भूमि में निवास करने वाले जितने नागरिक हैं वो स्वतः ही भारत के नागरिक कहलाएंगे। तो ये 5 बिंदु हैं जो कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में डिस्कस किए गए थे। इन चीजों के आधार पर, इन चीजों के बिहाफ पर आपको नागरिकता दी जा सकती है। इसके अलावा संशोधन अधिनियम आया 1986 में। अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, ये चीजें थी जो कि पहले भारतीय संविधान जब 1950 में बना और उसके बाद में 1955 में हमारे अधिनियम के तहत नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को इंप्लीमेंट किया गया, तो उसके बाद में 1986 में एक संशोधन अधिनियम पेश किया गया था नागरिकता से संबंधित, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम फर्स्ट संशोधन अधिनियम माना जाता है। तो उसमें क्या कहा गया कि इसमें कहा गया कि भारत में जो जन्मे केवल उस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी जिसके माता पिता क्या हैं, जिसके माता पिता में से एक आदमी क्या है, भारत का नागरिक है। ठीक है, ये बात भी पहले थी, लेकिन क्या है कि इसके अलावा जो पंजीकरण वाला रूल है उसमें चेंजेस कर दिए गए। यानी पंजीकरण का जो रूल था पहले था 6 माह, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि पहले क्या है 6 महीने का टाइम पीरियड हुआ करता था, लेकिन यदि मान लो अब क्या होगा कि 1986 का नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 5 साल से अगर कोई व्यक्ति निवास कर रहा है तो ही उस सिचुएशन में वो भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज 6 महीने का प्रावधान यहां से हटा दिया गया है और अब नेसेसरी है कि वो व्यक्ति यहां पर 5 साल के लिए 5 इयर्स के लिए लाइव करे और तब जाके वो अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। अदरवाइज 6 महीने का प्रावधान हटा दिया गया है। कौन से अधिनियम के तहत? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के तहत। इसके अलावा जो देशीकरण था, देशीकरण, तो ठीक है, देशीकरण में क्या है कि पहले क्या है 5 साल का एक टाइम पीरियड हुआ करता था जिस 5 साल में आप नागरिकता प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इसके तहत क्या है अब 10 साल कर दी है, इसमें 5 साल और ऐड कर दिए गए हैं, यानी 10 साल में अब देशीकरण के माध्यम से आप नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये संशोधन अधिनियम 1986 बात करता है। इसके अलावा हम बात करेंगे नागरिकता का अंत कैसे होगा। यानी मान लो कि कई सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं देश में। मान लो ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि उसमें जैसे CAA NRC जैसी चीजें आ रही हैं और दूसरे देश के नागरिक हैं जो धीरे धीरे दखल अंदाजी करने लगे हैं अपनी कंट्री के अंदर, उनका स्थानांतरण बढ़ता जा रहा है, या कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो लोग नकली रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, घुसपैठियों के तरीके से, तो यानी वो भारत में निवास करने लग गए हैं या फिर उन्होंने अपना पैर जमा लिए हैं यहाँ पर धीरे धीरे करके। तो उस कंडीशन में क्या है कि गवर्नमेंट को भी इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है और नागरिकता का अंत से संबंधित जो प्रावधान है वो इन्हीं बातों को लेकर है। जो घुसपैठी लोग हैं या इसके अलावा जो भी बाहर से लोग स्थानांतरित करते हैं तो उन चीजों के लिए है। तो नागरिकता का अंत कैसे किया जाएगा, इससे भी संबंधित कुछ प्रावधान है। यदि व्यक्ति खुद मनमर्जी से ये कहता है कि भाई मुझे भारत का नागरिकता नहीं चाहिए या मैं भारत का नागरिक नहीं बनना चाहता हूं, तो यानी वह स्वयं की मर्जी से अगर वो मान लो भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो वह ऐसा कर सकता है। एक तो प्रावधान ये हो गया। दूसरा प्रावधान है कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, जो व्यक्ति भारत में रह रहा है लेकिन वो कहीं
अन्य देश में भी उसका काम चल रहा है या कोई बिजनेस है, या फिर वो अन्य देश से उसके टर्म्स हैं, या वो वहां पर रहने वाला है, या फिर वो अगर दूसरे देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो उस कंडीशन में भी उसकी नागरिकता स्वतः ही भारत से समाप्त कर दी जाती है। कहने का मतलब वो भारत का नागरिक फिर नहीं माना जाता है अगर उसने मान लो बाहर की कंट्री की नागरिकता ग्रहण कर ली है। तो फिर तीसरा इसमें प्रावधान है कि सरकार द्वारा नागरिकता छीनना। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने का मतलब है जैसे कुछ घुसपैठिए लोग आ जाते हैं तो उसमें घुसपैठियों का मतलब जैसे एक कहने का मतलब स्थानांतरण किया जाए, उनको जब एक पूरे डाटाज के साथ में, पूरी डिटेल्स के साथ में जब चेक करवाती है गवर्नमेंट, एक सेंसस के तहत मालूम करती है और उसमें मान लो कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं तो वो गवर्नमेंट क्या है उन लोगों की नागरिकता छीन लेती है। तो ये छीनने का प्रावधान वही प्रावधान है। अब देखो इसमें आपको भारी कुछ भी नहीं लगा होगा, कुछ भी भारी है ही नहीं। क्या है? कुछ भी भारी नहीं है, बिल्कुल आसान बात है। एक बार रिवाइज करते हैं। नागरिकता को बोलते हैं सिटीजनशिप, और ये हमारे संविधान के पार्ट 2 के अंदर है, भाग 2 में अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक है, 5 से 11 तक। और हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत हम 5 प्रकार से, 5 वेज के माध्यम से, 5 तरीकों से हम भारत के नागरिक कहला सकते हैं या भारत के नागरिकता के हकदार हो सकते हैं। तो ये 5 तरीके कौन से हैं? आप जन्म के आधार पर, वंश परंपरा के आधार पर, देशीकरण के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा, भूमि विस्तार के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको पूरा डेस्क्रिप्टिव आपको बता दिया है। 1992 में क्या किया गया था? वंश परंपरा में जो माता के आधार पर जो नागरिकता दी जाती है उसमें संशोधन किया गया था। संशोधन अधिनियम 1986 की हमने बात की, जिसमें क्या किया गया, जो पहले 6 महीने का प्रावधान था उसे बढ़ाकर के 5 साल का कर दिया गया, और देशीकरण का जो 5 साल का प्रावधान था उसे 10 साल का कर दिया गया। नागरिकता का अंत कैसे कर सकते हैं? इससे संबंधित 3 प्रावधान किए गए हैं। एक तो व्यक्ति चाहे तो अपने मनमर्जी से नागरिकता को छोड़ सकता है, और दूसरा यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और तीसरी बात करें हम कि यदि मान लो सरकार उसकी नागरिकता को छीनना चाहे तो सरकार छीन सकती है। अगर मान लो सरकार किसी भी तरह से उसे बाय डिफॉल्ट पाती है तो उस कंडीशन में नागरिकता छीन सकती है। तो ये बिल्कुल आसान टॉपिक रहा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनआरसी एंड सीएए, क्या है ये अमेंडमेंट बिल्स, और इन अधिनियम से रिलेटेड वहां पर हम और भी चर्चाएं करेंगे। इस संशोधन अधिनियम के बारे में बात करेंगे, इस 92 वाले जो अधिनियम है संशोधन अधिनियम, इसके बारे में चर्चा करेंगे, और 1955 के बारे में दोबारा से डिस्कस करेंगे। अभी हमें समझना था कि नागरिकता क्या है हमारे देश में, या नागरिकता से संबंधित प्रावधान क्या है। नागरिकता का मतलब पता है ना आप सभी को लोग? नागरिकता का मतलब होता है कि किसी देश का नागरिक होना, या किसी देश का नागरिक होने का मतलब कि यानी उस देश में आप स्थायी निवास करते हैं या फिर स्थायी निवास भी नहीं करते हैं, तो उसके अलावा आपके पास एक ऐसा मतलब प्रूफ है कि आप उस देश के नागरिक हैं, या अपने जन्म के आधार पर या किसी मतलब अपना जो प्री रिकॉर्ड है उसके आधार पर आप वहां से संबंधित हैं, तो वो आपको नागरिकता का एक प्रावधान है। कहने का मतलब वो एक तरह की नागरिकता कहलाती है आपकी। जैसी यदि आप उस देश में जन्मे हैं, तो मैंने जैसे आपको कुछ टर्म्स बताए, कुछ पॉइंट्स बताए, उनके आधार पर आप इस चीज को फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। तो ये नागरिकता होती है, इसे आपको डिस्कस करना है। काफी डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे हम एनआरसी एंड सीएए के बारे में जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड लक।